नाज़रीन, 4 जनवरी 2024 को आलमी सतह पर मैगजीन शाया करने वाले एक न्यूज़पेपर द इकोनॉमिस्ट में एक आर्टिकल शाया होता है जिसे पाकिस्तान के साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान के नाम से मंसूब किया जाता है। द इकोनॉमिस्ट दावा करता है कि ये आर्टिकल इमरान खान ने जेल में लिखा है। इस आर्टिकल में इमरान खान ने खबरदार किया है कि पाकिस्तान में आइंदा माह होने वाले इलेक्शन एक मजाक साबित हो सकते हैं। इस आर्टिकल का उर्दू तर्जमा पेशे हिदमत है। आज पाकिस्तान में वफाकी और सूबाई दोनों सतहों पर निगरान हुकूमतें चल रही हैं। ये इंतज़ामिया आइनी तौर पर गैर कानूनी है क्योंकि पार्लिमानी असम्बलियाँ तहलील होने के 90 दिनों के अंदर इंतखाबात नहीं कराए गए थे। अवाम सुन रहे हैं कि इंतखाबात 8 फरवरी को होने वाले हैं, लेकिन पिछले एक साल के दौरान दोनों सूबों पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इससे इनकार किया गया। सुप्रीम कोर्ट के गुज़िश्ता मार्च के हुक्म के बावजूद के इन वोटों को 3 माह के अंदर अंदर कराया जाए, इलेक्शन नहीं करवाए गए। मुल्क का इलेक्शन कमीशन अपने अजीबोगरीब इकदामात से दागदार हो चुका है। इसने ना सिर्फ सुप्रीम कोर्ट की तौहीन की है, बल्कि इसने मेरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्टी की तरफ से पहली पसंद के उम्मीदवारों के लिए नामजदगियों को भी मुस्तरद कर दिया है। पार्टी के अंदरूनी इंतखाबात में रुकावटें डाली गई हैं और महज तनकीद करने पर मेरे और पीटीआई के दीगर रहनुमाओं के खिलाफ तौहीन अदालत के मुकदमात चलाए गए हैं। इंतखाबात हों या ना हों, लेकिन अप्रैल 2022 में अदम एतमाद के मुज़हका हेज़ वोट के बाद जिस तरह मुझे और मेरी पार्टी को निशाना बनाया गया है, इससे एक बात वाज़ेह हो गई है कि इस्टेब्लिशमेंट यानी फ़ौज, सिक्योरिटी एजेंसियां और सिविल ब्यूरोक्रेसी पीटीआई के लिए कोई भी प्लेइंग फील्ड फराहम नहीं कर रही। ये इस्टेब्लिशमेंट ही थी जिसने अमेरिका के दबाव में हुकूमत से हमारी बरतरफी का काम किया, जो एक आज़ाद हारजा पॉलिसी के लिए मेरे दबाव और अमरीकी अफवाज को अड्डे फ्राहम करने से इनकार से मुश्तिल हो रही थी। मैं वाज़ेह था कि हम सब ममालिक के दोस्त होंगे, लेकिन जंगों के लिए किसी के दोस्त नहीं बनेंगे, क्योंकि पहले भी पाकिस्तान को अमेरिका की दहशत गर्दी के खिलाफ जंग के साथ तावन करने की वजह से भारी नुकसानात हुए, जिसमें कम अज़ कम 80,000 पाकिस्तानी जानें ज़ाया हुईं। मार्च 2022 में अमरीकी महकमा हारजा के एक अहलकार ने वाशिंगटन डीसी में पाकिस्तान के उस वक्त के सफ़ीर से मुलाकात की। उस मुलाकात के बाद सफ़ीर ने मेरी हुकूमत को एक साइफ़र भेजा। मैंने बाद में उस वक्त के वज़ीर हारजा शाह महमूद कुरैशी के ज़रिए पैगाम देखा और बाद में काबीना में पढ़कर सुनाया। साइफ़र में जो कुछ कहा गया उसके पेश नज़र मैं समझता हूँ कि अमरीकी एहलकार का पैगाम ये था कि इमरान खान की वजारत उज़्मा को अदम एतमाद के वोट के ज़रिए ख़त्म करो। उसके बाद चंद हफ्तों के अंदर अंदर हमारी हुकूमत का तख्ता उलट दिया गया। मैंने दरियाफ्त किया कि पाकिस्तान के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा सिक्योरिटी एजेंसियों के ज़रिए हमारे इत्तेहादियों और पार्लिमानी मेंबर्स के साथ मिलकर कई महीनों से हमारे खिलाफ कार्रवाई कर रहे थे। हुकूमत की इस तब्दीली के खिलाफ लोग सड़कों पर निकल आए और अगले चंद महीनों में पीटीआई ने 37 में से 28 ज़िमनी इंतखाबात में कामयाबी हासिल की और मुल्क भर में ज़बरदस्त रैलियां निकाली गईं, जिससे ये वाज़ेह पैगाम गया कि अवाम कहाँ खड़ी है। इन रैलियों में ख़वातीन ने जिस तादाद में शिरकत की, इसकी पाकिस्तान की तारीख में मिसाल नहीं मिलती। इन मज़ाहरों ने इन ताकतों को बेचैन कर दिया जिन्होंने हमारी हुकूमत को हटाने का काम किया था। इनकी घबराहट में इजाफा करने के लिए हमारी जगह लेने वाली नई इंतज़ामिया ने मईशत को तबाह कर दिया, जिससे 18 माह के अंदर अंदर गैर मामूली अफरात ज़र और करेंसी की कदर में कमी वाक़ हुई। इसका तजाद सब के लिए वाज़ेह था। पीटीआई हुकूमत ने ना सिर्फ पाकिस्तान को दिवालिया होने से बचाया था, बल्कि कोरोना जैसे वबाई मर्ज से निपटने के लिए बैनुल-अक़वामी सतह पर तारीफ भी हासिल की थी। इसके अलावा इजनास की कीमतों में इजाफे के बावजूद हमने मईशत को 2021 में 5.8% और 2022 में 6.1% की हकीकी जीडीपी नमो की तरफ बढ़ाया। बदकिस्मती से इस्टेब्लिशमेंट ने फैसला कर लिया था कि मुझे दोबारा इक़्तिदार में आने की इजाज़त नहीं दी जाएगी, इसलिए मुझे सियासी मंजरनामे से हटाने के तमाम तरीके इस्तेमाल किए गए। मेरी ज़िंदगी पर 2 कातलाना हमले हुए। मेरी पार्टी के रहनुमाओं, कारकुनों और सोशल मीडिया के कारकुनों को मुआवन सहाफ़ियों के साथ अगवा किया गया, कैद किया गया, तशद्दुद का निशाना बनाया गया और पीटीआई छोड़ने के लिए दबाव डाला गया। उनमें से बहुत से लोग
نظر بند رہتے ہیں۔ جب بھی عدالتیں انہیں ضمانتیں دیتی ہیں یا رہا کرتی ہیں تو ان پر نئے الزامات لگائے جاتے ہیں۔ اس سے بھی بدتر بات یہ ہے کہ موجودہ حکومت خواتین کو سیاست میں حصہ لینے سے روکنے کی کوشش میں پی ٹی آئی خواتین رہنماؤں اور کارکنوں کو ڈرانے اور دمکانے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگا رہی ہیں۔ مجھے تقریباً 200 قانونی مقدمات کا سامنا ہے اور کھلی عدالت میں عام ٹرائل سے انکار کر دیا گیا ہے۔ 9 مئی 2023 کو ایک جھوٹے فلیگ آپریشن، جس میں دیگر چیزوں کے علاوہ فوجی تنصیبات میں آتش زدگی کا الزام پی ٹی آئی پر لگایا گیا، جس کے نتیجے میں 48 گھنٹوں کے اندر کئی ہزار گرفتاریاں، اغوا اور مجرمانہ الزام عائد کیے گئے۔ اس رفتار نے ظاہر کیا کہ یہ پہلے سے منصوبہ بند تھا۔ اس کے بعد ہمارے بہت سے رہنماؤں کو تشدد کا نشانہ بنایا گیا یا ان کے اہل خانہ کو پریس کانفرنسوں اور ٹیلی ویژن انٹرویوز میں یہ بتانے کی دھمکی دی گئی کہ وہ پارٹی چھوڑ رہے ہیں۔ وہ لوگ کچھ دوسری نئی بننے والی سیاسی جماعتوں میں شامل ہونے پر مجبور تھے۔ کچھ لوگوں کو مجبور کیا گیا کہ وہ میرے خلاف جھوٹی گواہی دیں۔ ان سب کے باوجود دسمبر میں ہونے والے پیٹن کلیون 38 پول میں ہماری جماعت 66% حمایت کے ساتھ مقبول ترین جماعت ہے، جبکہ میری ذاتی منظوری کی درجہ بندی اس سے بھی زیادہ ہے۔ اب الیکشن کمیشن ہماری پارٹی کو الیکشن لڑنے کے حق سے محروم کرنے کے لیے ہر طرح کی قانونی چالوں میں ملوث ہے۔ عدالتیں روز بروز اپنا اعتبار کھوتی نظر آ رہی ہیں۔ دوسری طرف کرپشن کے الزام میں سزا یافتہ سابق وزیر اعظم نواز شریف برطانیہ سے واپس آ گیا ہے، جہاں وہ پاکستانی انصاف سے مفرور کی حیثیت سے رہ رہا تھا۔ نومبر میں ایک پاکستانی عدالت نے اس کی سزا کو کالعدم کر دیا۔ میرا یقین ہے کہ مسٹر شریف نے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ معاہدہ کیا ہے جس کے تحت وہ اس کی بریت کی حمایت کرے گی اور آئندہ انتخابات میں اپنی حمایت دے گی، لیکن اب تک عوام پی ٹی آئی کی حمایت کرنے میں بے لگام رہی ہے۔ ان حالات میں 8 فروری کو انتخابات ہو سکتے ہیں۔ پی ٹی آئی کے علاوہ تمام جماعتوں کو آزادانہ انتخابی مہم چلانے کی اجازت ہے۔ میں غداری کے مضحکہ خیز الزامات میں قید تنہائی میں قید رہتا ہوں۔ ہماری پارٹی کے وہ چند رہنما جو آزاد رہتے ہیں انہیں مقامی ورکرز کنونشن بھی کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ جہاں پی ٹی آئی کے کارکن اکٹھے ہونے میں کامیاب ہوتے ہیں انہیں پولیس کی وحشیانہ کارروائی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اس منظرنامے میں اگر انتخابات ہوئے بھی تو وہ ایک تباہی اور ایک مذاق ثابت ہوں گے، کیونکہ پی ٹی آئی کو انتخابی مہم چلانے کے اس کے بنیادی حق سے محروم کیا جا رہا ہے۔ الیکشن کا ایسا مذاق مزید سیاسی عدم استحکام کا باعث بنے گا۔ یہ بدلے میں پہلے سے غیر مستحکم معیشت کو مزید غیر مستحکم کر دے گا۔ پاکستان کے لیے آگے بڑھنے کا واحد قابل عمل راستہ منصفانہ اور آزادانہ انتخابات ہیں، جو کہ سیاسی استحکام اور قانون کی حکمرانی کو واپس لانے کے ساتھ ساتھ ایک مقبول مینڈیٹ والی جمہوری حکومت کی جانب سے اشد ضروری اصلاحات کا آغاز کریں گے۔ پاکستان کے پاس اپنے آپ کو درپیش بحرانوں سے چھٹکارا پانے کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے۔ بدقسمتی سے جمہوریت کا محاصرہ کرتے ہوئے ہم ان تمام محاذوں پر محالت سمت میں جا رہے ہیں۔